अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है एपिसोड 1 लेफ्ट एंड राइट विंग पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज बाय डॉक्टर विकास दिव्या करते। तो ये भाई साहब ना आज इसका दूसरा पार्ट लेकर आए हैं। एक ऑलरेडी पार्ट कर चुके हैं। अगर किसी भाई ने हमारा जो है इसका पहला पार्ट नहीं देखा तो वो इस वीडियो में लिंक है, वो ज़रूर विजिट कर लें। और इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जी, वो भी देख सकते हैं आप। अगर किसी भाई को देखना हो तो वो पूरी वीडियो दो है आपको मिल जाएगी। तो वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू कर देंगे। कौन कर देंगे 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। परिवर्तनों के पक्ष में है और समाज के कमजोर वर्गों की डिमांड्स के पक्ष में है। वो मोटे तौर पर लेफ्टिस्ट है, जो चाहता है कि समाज जैसा है वैसा बना रहे, बदलाव न हो। वो आमतौर पर राइटिस्ट है। लेकिन मामला सिर्फ इतना नहीं है, इसमें थोड़ा सा और अगर हम एक हल्का सा खाका खींच ले कि आजकल जो लेफ्ट और राइट की बात हम करते हैं, आमतौर पर किस किस विचार को उसके अंदर शामिल कर लेते हैं। राइट में आप देखेंगे कि एक विचार खूब प्रचलित चलता है, नेशनलिज्म। तो जो व्यक्ति नेशनलिज्म की बात बार बार करे, राष्ट्रवाद की बात बार बार करे, आप एक समझ बना सकते हैं कि वो राइट की बात करना चाह रहा है। तो नेशनलिज्म एक पॉइंट ऑफ व्यू किसका है? दक्षिण पंथ का है। फिर आप देखेंगे कि जो व्यक्ति रिलीजन को लेकर, बदलाव नहीं, रिलीजन, अपने रिलीजन की महानता को लेकर बहुत कंजर्वेटिव किस्म का है, रूढ़िवादी है, अड़ा हुआ है, वो अपने धर्म को सबसे महान मानने को लेकर उत्सुक है, वो दूसरे धर्मों को अपने लिए खतरा मानने को तैयार है। हर समय ना हो तो भी कम से कम ये टेंडेंसी उसके अंदर है। और बात केवल रिलीजन की नहीं है, बात भाषा की भी हो सकती है, लैंग्वेज की भी हो सकती है। जो व्यक्ति ये मान के चलता हो कि मेरी भाषा दुनिया की सबसे महान भाषा है और बाकी सबको मेरी भाषा सीख लेनी चाहिए, मुझे नहीं सीखनी चाहिए, बाकी सबको मेरी भाषा सीखनी चाहिए। तो चाहे रिलीजन हो, चाहे लैंग्वेज हो, चाहे रेस हो, अगर किसी गोरे को ये लगता हो कि भाई सबसे महान लोग गोरे होते हैं, जो अश्वेत हैं, काले हैं, और जो मंगोलाइट्स हैं यानी कि चीन जापान के जो लोग हैं वो हमारी तुलना में हीन हैं, इसका मतलब वो अपनी एक एथनिसिटी को लेकर, अपनी एक जातीयता को लेकर सम्मान के भाव से भरा हुआ है। और जो व्यक्ति अपनी जातीय पहचान को लेकर बहुत सम्मान के भाव से भरा हो, घमंड के भाव से भरा हो, आप मान के चलिए कि वो व्यक्ति राइट की तरफ आएगा, लेफ्ट की तरफ नहीं आएगा। तो रिलीजन है, लैंग्वेज है, रेस है, और ऐसा क्या हो सकता है? किसी किसी मामले में कास्ट भी हो सकती है। अगर कोई ये मानता हो कि मैं जिस कास्ट से बिलोंग करता हूँ, मैं जिस जाति से संबंधित हूँ, वो सबसे महान जाति है, उस जाति का गौरव अलग ही है। आजकल तो मैं देखता हूँ कि सड़कों पर गाड़ियों के शीशे के पीछे जातियों के नाम लिखे होते हैं, बाइक पे जाति का नाम लिखा होता है, और कुछ नाम हमने सिर्फ जाति का नाम। तो इससे आप समझ सकते हैं कि दक्षिणपंथ गाड़ी के शीशे के पीछे भी दिखता है। उसके लिए किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको हर जगह वो नजर आएगा। तो सब समाज में आँख खोल के देखते रहिए, हर जगह एग्जाम्पल्स नजर आएंगे। तो जिसको भी अपनी एथनिसिटी को लेकर बहुत गौरव का भाव है, मोटे तौर पर आप मान सकते हैं कि वो राइटिस्ट है। क्या ये लोग चाहेंगे कि हम माइनॉरिटी के राइट्स की बात करें, या जो अश्वेत हैं उनके अधिकारों की बात करें, या जो हमसे अन्य जातियों के हैं जिनके अधिकार कम रहे उनके अधिकार की बात करें, या जो अन्य रेसिस के लोग हैं उनके अधिकार की बात करें? ये आमतौर पर इन प्रश्नों से दूर रहना पसंद करेंगे, दूर रहना पसंद करेंगे। अब इसका अपोजिट यहां कर लीजिए, लेफ्ट वाले। बेसिकली जो किसी भी रूप में वंचित है, समाज की मुख्य धारा से बाहर निकल गया है, वो हर व्यक्ति। एक व्यक्ति कौन हो सकता है? जो गरीब है। जैसे समाजवाद और मार्क्सवाद के लोग गरीबों पर फोकस करते हैं कि हर गरीब व्यक्ति को मुख्य धारा में लाना जरूरी है। एक व्यक्ति वो हो सकता है जो रिलीजन की दृष्टि से देखें तो माइनॉरिटी में आता है, जिसके लिए अपनी सुरक्षा, अपने अधिकारों की सुरक्षा एक चुनौती हो सकती है। तो माइनॉरिटी के राइट्स की जो बात करेगा
लेफ्टिस्ट हो जाएगा। इसी तरह से ये माइनॉरिटी रिलीजन के मामले में भी हो सकती है, लैंग्वेज के मामले में भी हो सकती है, और रेस के मामले में भी हो सकती है। और इसी तरह से समाज के वो सारे वर्ग जिनको अपने अधिकार नहीं मिले, जैसे मान लीजिए चिल्ड्रन राइट्स की बात करें हम, जैसे मान लीजिए सीनियर सिटीजन्स के राइट की बात करें, उनके अधिकार क्या क्या होने चाहिए। जैसे मान लीजिए जेंडर के आधार पर हम विमेन की बात करें, या फिर जो थर्ड जेंडर है उसकी बात करें। एक मोटा मोटा खाका ये है, इन सभी के पक्ष में आंदोलन करने वाला लेफ्टिस्ट है और इन विचारधाराओं से भरा हुआ व्यक्ति राइटिस्ट है। अब एक आइडिया हमें हो गया, और हम भारत की सारी पॉलिटिकल पार्टीज को अगर चाहें तो एक क्लासिफिकेशन में ला सकते हैं कि कौन सी पार्टी राइट की तरफ है, कौन सी पार्टी लेफ्ट की तरफ है। जैसे बीजेपी राइट की तरफ है, आपने कहा ही। शिवसेना राइट की तरफ है, ये भी आपने कहा, वो ठीक ही बात लग रही है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना राइट की तरफ है, आपने कहा ठीक ही लग रहा है। एक पार्टी का नाम आप भूल गए, MIM, वो किस तरफ है? जो ओवैसी साहब की पार्टी है वो किस तरफ है? वो लेफ्ट है। वो राइट। अपने धर्म, अपनी जाति, अपने समूह को केंद्र में रखकर पॉलिटिक्स करना राइट होना है, वो भी राइट है, एकदम राइट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मुस्लिम लीग कहाँ आएगी? अभी राइट में आएगी, सीधी सी बात है ना। और किसी भी राज्य में कोई ऐसी पार्टी जो अपने राज्य के गौरव पर बात करती हो, जैसे हमने महाराष्ट्र में देखा कि मराठी माणूस को लेके बात शिवसेना भी करती है, MNS भी करती है, तो हमने पहले कहा कि वो राइट में आती है। ऐसी कोई भी पार्टी अगर होगी किसी भी तरह की, तो वो राइट में आ जाएगी। कांग्रेस को फिलहाल हम लेफ्ट मान लेते हैं, जैसा कि आप लोगों ने शुरू में राय जाहिर की अपने। आम आदमी पार्टी को कहाँ रखेंगे? कन्फ्यूज़न हो रहा है कि लेफ्ट में रखें कि राइट में रखें। उनका वोट, देखिए वोट बैंक को पहचान लीजिए, बात समझ में आ जाएगी। उनका वोट बैंक कौन है? गरीब लोग हैं, और गरीब लोग वोट बैंक है तो ज़्यादा ओरिएंटेशन किस तरफ हो जाएगा? लेफ्ट में हो जाएगा। वोट बैंक है ना, वो केंद्रीय तरीका है पहचानने का, उससे तुरंत समझ में आ जाता है। बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, DMK, कन्फ्यूजन और राइट के लेफ्ट। इसकी वजह क्या, उसके बारे में आइडिया नहीं है, या वैसे सोच रहे कि 4 लेफ्ट हो गए थे कि राइट होना ही चाहिए अब? अच्छा, कोई बात नहीं। और बीजू जनता दल, अब मामला फंस गया कि इसको कहाँ रखे, समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। यहाँ से हम जो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है उसके पहले लेवल पर आएंगे, 3-4 लेवल की कॉम्प्लेक्सिटी समझेंगे, और उसके साथ ही बात खत्म हो जाएगी। फिर आपके जो सवाल हो पूछिएगा। क्या होता है कि जब हम चीज़ों को क्लासीफाई करते हैं और सोचते हैं कि 2 में बांट दें, लेफ्ट और राइट, असली दिक्कत यहाँ पर ये नहीं है कि हम बांट नहीं पा रहे। असली दिक्कत है कि हमने जिद ठान ली है कि हम 2 में बांट देंगे सब चीज़ों को। और ये दिक्कत जहाँ भी आएगी, इस प्रॉब्लम को बोलते हैं फिलॉसफी में डाइकोटमी की समस्या। तो डाइकोटमी का मतलब है 2 हिस्सों में हर चीज़ को बांट देने की जिद हमारे अंदर बैठी हुई है। जबकि सच ये है कि दुनिया डाइकोटमिक है नहीं। दुनिया जिस प्रिंसिपल पर चलती है उस प्रिंसिपल का नाम कॉन्टिन्यूम है, जिसका जिक्र मैं बार बार करता हूँ। कॉन्टिन्यूम का मतलब है एक स्केल बना हुआ है, उस स्केल पे सब लोग अलग अलग पॉइंट पे होते हैं, ना कि केवल 2 खांचों में सबको सेट कर सकते हैं। ये समझाने का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल ये होता है कि जैसे हम बोलते हैं कि कुछ लोग गोरे हैं, कुछ लोग काले हैं। क्या सच में गोरा काला पर्याप्त है, या उसके बीच में कई शेड्स और भी होते हैं? कई शेड्स होते हैं। कुछ बहुत गोरा है, हल्का गोरा, कम गोरा, काफ़ी कम गोरा, थोड़ा सा सांवला, गेहुआ, करते 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 फिर हम पहुँचते हैं एक ऐसे व्यक्ति पर जिसका रंग काफ़ी काला हो सकता है। ठीक वैसी समस्या एक बार एक व्यक्ति के सामने आई समाजशास्त्र में। अगर आप देखेंगे तो 19वीं सेंचुरी तक आर्थिक आधार पर 2 वर्ग मानने की परंपरा समाजशास्त्र में चलती थी। एक वर्ग था रिच और एक वर्ग था पुअर, अमीर और गरीब। अगर आप मार्क्सिज्म को देखेंगे, कार्ल मार्क्स बहुत प्रसिद्ध विचारक हुए जर्मनी के, जो इंग्लैंड में रह के काफ़ी लिखते रहे 19वीं सेंचुरी में। मार्क्सवाद की सबसे बड़ी खामी जो बाद में समझ में आई, जो मार्क्स के जीते जी समझ में आ गई थी, 1870s में समझ में आ गई थी,
मार्क्स की मृत्यु 1883 में हुई और 1870s की शुरुआत में ये बात सामने आ गई थी कि एक बड़ी भारी गलती उस सिद्धांत में हो गई है। उन्होंने माना कि दो ही वर्ग होते हैं, एक हैव्स और एक हैव नॉट्स, यानी कि अमीर और गरीब मान लीजिए। लेकिन इतिहास ने साबित किया कि वर्ग दो नहीं होते हैं। और कुछ लोगों ने साबित किया कि पहले का समाज जो एक त्रिभुज के आकार का होता था, अब का समाज डायमंड के आकार का हो गया है। त्रिभुज का मतलब कुछ लोग बहुत ऊपर हैं, अमीर हैं, बहुत कम हैं, और कुछ लोग बहुत ज्यादा हैं, गरीब हैं। और डायमंड का मतलब है कि मध्य वर्ग सबसे बड़ा वर्ग है। उच्च वर्ग में कम लोग हैं, निम्न वर्ग में कम लोग हैं, सबसे ज्यादा लोग तो मिडिल क्लास में हैं। और अगर मिडिल क्लास सबसे बड़ी है, जिसको मार्क्स ने एक्सेप्ट ही नहीं किया था क्लास के रूप में, तो सिद्धांत सरवाइव कैसे करेगा? चल नहीं पाएगा। ये पूरा थीसिस है। लॉकवुड और गोल्डथॉर्प नाम के दो लोगों ने इस पर काम किया बहुत विस्तार में इंग्लैंड में। इस बात को समझते हुए फिर एक समझ बनी कि भाई हम ऐसा करते हैं, रिच और पुअर के बीच में एक मान लेते हैं कि मध्य वर्ग भी है, मिडिल क्लास भी है, और अब 3 क्लासेस हो गई। इसका जिक्र आप लोग भी करते हैं आजकल। कोई आपसे पूछे आप कौन से वर्ग में, आप कहेंगे कि मैं मध्य वर्ग में हूं। वो उच्च वर्ग में है, ये निम्न वर्ग में है। तो जो व्यक्ति झुग्गी झोपड़ी में रहता है, आप बोल देंगे कि वो निम्न वर्ग में है। जो फ्लैट में रहता है, आप कहेंगे मध्य वर्ग में है। जो अपनी कोठी में रहता है, पूरा बंगला बना के रहता है, आप बोलेंगे कि वो उच्च वर्ग में। मोटा मोटा अगर क्लासिफिकेशन करना हो। जो साइकिल पे चल रहा है, आप कहेंगे निम्न वर्ग में है। जो स्कूटर या बाइक पे चल रहा है, आप बोलेंगे मध्य वर्ग में है। जो लंबी कार में चल रहा है, आप बोलेंगे उच्च वर्ग में है। यही तरीका है समझने का। और फिर एक दिक्कत है कि कार में 2 तरह के लोग चल रहे हैं। एक वो जो मर्सिडीज में चल रहे हैं, एक वो जो नैनो में चल रहे हैं। पहिए 4 ही हैं दोनों के पास। फिर बाइक में भी एक वो बाइक है जो बहुत छोटी सी किसी तरह से बाइक बनाई गई है, और एक बाइक है जो 2000 सीसी की बाइक है, 15 लाख रुपए की आती है। दोनों बाइक पे चल रहे हैं। तो आपको लगा कि ये तो मामला बिखर गया है, नहीं चल पा रहा, 3 में भी नहीं चल पा रहा। और अमेरिका में 1960 में एक चिंतक हुए सोशियोलॉजी में, उनको डब्ल्यू लॉयड वार्नर कहते हैं। उन्होंने किताब लिखी क्लास इन अमेरिका, अमेरिकन सोसाइटी, और बोले कि अब समय आ गया कि हम 3 क्लास से भी काम नहीं चला पाएंगे, अब हमें क्लासेस 6 कर देनी चाहिए। और वहां से पहली बार 2 शब्द आए जिसका इस्तेमाल आजकल आप लोग खूब करते हैं। एक बोलते हैं लोअर मिडिल क्लास, और एक बोलते हैं अपर मिडिल क्लास, उच्च मध्य वर्ग, निम्न मध्य वर्ग। सुना ना आप लोगों ने, इस्तेमाल भी करते होंगे, है ना? ऐसे गरीबों में भी 2 वर्ग हैं। एक है जो बहुत ही गरीब है, एक्सट्रीमली पुअर क्लास, और एक नॉर्मली पुअर क्लास कह लीजिए, गरीब वर्ग कह लीजिए। ऐसी अमीरों में भी 2 वर्ग हैं। अमीरों में एक है अडानी अंबानी टाइप का अमीर, जिसके लिए कोई लिमिट ही नहीं है, या इलॉन मस्क टाइप का है, या गूगल के मालिक जैसा है, या मार्क जुकरबर्ग जैसा है, जिसकी कुल संपत्ति अगर हम मान लें कि $200 बिलियन के आसपास है। इसको तो गुणा करने में बहुत टाइम लग जाता है 200 बिलियन को, तो है ना। 100 करोड़ डॉलर, वो 200, यानी कि 20,000 करोड़ डॉलर। उसको 100 से गुणा कर लीजिए रुपए करने के लिए, तो 20 लाख करोड़ रुपए जिसकी संपत्ति है। एक तो वो अमीर है। एक छोटा मोटा मोहल्ले का अमीर है, जिसके पास अपना एक घर है, 1-2 गाड़ियां हैं, 1-2 स्कॉर्पियो खड़ी कर रखी हैं उसने घर के बाहर, गुंडा गाड़ियां खड़ी कर रखी हैं 2-4, और दबंग होकर चलता है। चलते पीछे 4 गाड़ियां चलती हैं साथ साथ, और सारे 20 लोग एक साथ उतरते हैं गाड़ी से। अमीर तो वो भी है, पर वो मुकाबला इलोन मस्क से कैसे कर पाएगा बेचारा। तो अमीरों में भी कुछ लोगों ने 2 वर्ग मान लो, जो सुपर रिच क्लास है और जो एक रिच क्लास है। 6 वर्ग हो गए, जो शुरू में 2 थे। और उसके बाद तो लोगों ने कहा कि भैया ऐसा ही ये काम छोड़ ही दो, मिडिल क्लास में भी पता नहीं कितने वर्ग हैं। हर मिडिल क्लास के व्यक्ति की अपनी स्थिति है, और इसके अंदर भी पता नहीं कितने वर्ग हैं, यानी कि 50 वर्ग बना लोगे तो भी हर व्यक्ति को डिफाइन नहीं कर पाओगे। और इसी को बोलते हैं कि डाइकोटमी में नहीं जाना है, कॉन्टिन्यूम में जाना है, निरंतरता में जाना है। सिर्फ ये समझना है कि कौन से व्यक्ति की स्थिति किसकी तुलना में कैसी है। अगर मैं इस बात को एक लाइन से समझाऊं
तो बात शायद ज़्यादा आसान हो जाएगी समझना हमारे लिए। तो एक लाइन है, एक स्केल है बेसिकली, और इस स्केल में हम मान लेते हैं कि ये लेफ्ट साइड है, लेफ्ट ही है, और ये राइट साइड है। ठीक, अब लेफ्ट और राइट है तो इसका मतलब कोई ना कोई एक सेंटर भी होगा ही होगा, इसको हम सेंटर मान लेते हैं। अब हमें समझना है कि कौन सी पार्टी को या कौन से व्यक्ति के विचारों को कहां पर सेट किया जा सकता है। पहले की अप्रोच क्या थी कि लेफ्ट वाले सारे एक तरफ, राइट वाले सारे एक तरफ। लेकिन आपको ये समझ में आता होगा कि जो व्यक्ति लेफ्ट में है, हो सकता है कि वो बहुत लेफ्ट में हो सकता है कि कम लेफ्ट में हो। ऐसे राइट में हो सकता है कि हल्का सा राइट में हो सकता है कि बहुत ज़्यादा राइट में हो, ये भी तो हो सकता है। और इसलिए हमने कोशिश की कि एक स्केल बना के समझें कि लेफ्ट या राइट में होने का मतलब क्या होता है। जैसे एग्जांपल लेके देखते हैं, बीजेपी राइट में है, आप सबकी सहमति है। शिवसेना भी राइट में है। अगर मैं पूछूं इनमें से कौन ज़्यादा राइट में है तो क्या बोलेंगे? शिवसेना बोलेंगे, ये आप सबको सहमति है। शिवसेना और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना MNS, इनमें से कौन ज़्यादा राइट में है? आप कहेंगे MNS थोड़ा और ज़्यादा राइट में है ना। आपको लगता है कि ज़्यादा। उसकी बड़ी वजह शायद ये कि वो सत्ता में नहीं है। सत्ता में आएंगे तो शायद ठीक हो जाएंगे, लेकिन सत्ता में आने से पहले कुछ ऐसी आंदोलन करने पड़ते हैं जिससे जनता साथ में आ जाए। और जो MIM है, MIM को आप कहाँ रखेंगे राइट में? बीजेपी के आसपास, शिवसेना या MNS के आसपास? कहीं शिवसेना के आसपास रखेंगे तो ठीक है, मोटा मोटा खाका बन गया। और क्या MNS की तुलना में और ज़्यादा राइट में कोई आप सोच पा रहे हैं भारत या भारत के बाहर? जैसे हिटलर का जो सिद्धांत था, नाजीवाद या फांसीवाद, वो MNS से कम राइट है या ज़्यादा राइट है? तो बहुत खतरनाक राइट था, वो तो बहुत ही खतरनाक राइट था। तो हम मान लेते हैं कि ये वाला जो लेवल है, ये तो हिटलर के फासिज्म या नाजिज्म का लेवल है, जो चरम दक्षिणपंथ है, जिसके बाद कुछ बचता ही नहीं है। जब कोई ये कह दे कि मेरे अलावा बाकी समाजों को जीने का हक नहीं है, उनको खत्म कर देना चाहिए, उनको गैस चैम्बर में डाल देना चाहिए, उनका सामूहिक हत्या कर देनी चाहिए, जीनोसाइड कर देना चाहिए, वो तो राइट का वो लेवल हुआ जिसकी आगे कुछ बचता ही नहीं है। लेकिन हम ये जानते हैं कि भारतीय राज्य व्यवस्था में ऐसी स्थिति कम से कम नजर नहीं आती है, क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं और डेमोक्रेसी एक मोटे मोटे खाके के रूप में हमारे देश में हमेशा से बनी हुई है। तो हम कह देते हैं कि चलिए, हो सकता है कि MNS लगभग यहां स्टैंड करे, क्योंकि उसने हिंसा की बात उस तरह से कभी नहीं की कि जो गैर मराठी उनको मार देंगे, हम जान से मार देंगे। थोड़ा बम पटाखे छूटते हैं, लेकिन कभी ये नहीं होता कि खत्म कर देंगे, वैसी स्थिति नहीं है। फिर आप कहेंगे कि भाई शिवसेना उनकी तुलना में थोड़ी कम एग्रेसिव है तो राइटिस्ट वो भी, तो शिवसेना को थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। और आपने कहा कि जहां शिवसेना है लगभग वहीं MIM, ऑल इंडिया AIMIM पार्टी है, तो उसको भी लगभग उस लेवल पर मान लेते हैं। ये हिंदुओं के लिए, वो मुसलमानों के लिए है। आप कह रहे हैं कि बीजेपी इनकी तुलना में कम राइटिस्ट है, तो बीजेपी को यहां रख लीजिए। ठीक, तो एक तरफ का खाका समझ में आ गया। अब चलते हैं लेफ्ट की तरफ। क्या कोई ऐसी पार्टी है जो एकदम सेंटर पे खड़ी हो, बीच में एकदम बैलेंस, ना लेफ्ट ना राइट? मुश्किल है कहना, क्योंकि कांग्रेस को लेकर जो सामान्य समझ है वो ये है कि सेंटर लेफ्ट पार्टी है। जो सेंटर के आसपास का इलाका है ना, जो पार्टियां इसके अंदर आ जाती हैं, इस इलाके को मोटा मोटा मान लीजिए, इसको बोलते हैं सेंटर राइट या सेंटर लेफ्ट। तो लाल रंग का इस्तेमाल तो वहां करना था, लेफ्ट में उनका रंग लाल होता है। इधर तो भगवा का इस्तेमाल और हरे का इस्तेमाल ज़्यादा ठीक रहता है। वो गलती से हो गया, पर कोई बात नहीं, हम लाल से ही काम चलाते हैं, उस तरफ भी इस तरफ भी। अब 4-5 पार्टी दिमाग में रखिए। कांग्रेस को लेफ्ट मान लेते हैं फिलहाल, आम आदमी पार्टी को भी लेफ्ट मान लेते हैं। इन दोनों में से ज़्यादा लेफ्ट कौन है, कांग्रेस या आम आदमी? आम आदमी पार्टी। सहमति है? चलिए, मैं भी सहमत हूँ। अब बताइए कि एक तरफ आम आदमी पार्टी लेफ्टिस्ट है, एक तरफ BSP है। BSP के लेफ्ट अमीरी गरीबी पे कम है, उस जाति के प्रश्न पे है, पर है तो लेफ्ट ओरिएंटेशन ही। तो BSP और आम आदमी पार्टी में किसको ज़्यादा लेफ्ट मानेंगे? देखिए, बट गया समाज, बट गया ना, इस समय बराबर मान लीजिए, कोई बात नहीं, ऑलमोस्ट इक्वल मान लेते हैं।
ये तो रोज भी चेंज होता है कि कल बीएसपी ज्यादा लेफ्ट थी, आज आम आदमी पार्टी ज्यादा लेफ्ट हो गई। ये तो मुद्दों पे भी तय करता है ना कौन सा मुद्दा किस समय चल रहा है। ये तो बहुत ही सब्जेक्टिव बात है। समाजवादी पार्टी को भी लगभग वही रख लेंगे, रखेंगे। और आरजेडी को, आरजेडी कौन सी होती है? तेजस्वी यादव। हाँ बताइए, तो बीएसपी से किस तरफ? आसपास ही ठीक है, आसपास सबसे सेफ आंसर है, आसपास रख लेते हैं। अब बताइए कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई, उसे कहाँ रखेंगे? वो आम आदमी पार्टी से ज्यादा लेफ्ट है कि कम लेफ्ट है? ज्यादा लेफ्ट है। और सीपीएम और ज्यादा लेफ्ट है। और सीपीआई एमएल, ये क्या होता है? ये और ज्यादा रिवोल्यूशनरी पार्टी है। कभी जब समाजवाद पढ़ेंगे तो इन सबका नाम समझेंगे। तो सेंटर के नजदीक जो पार्टी आएगी इस तरफ, वो आ जाएगी कांग्रेस, ऑल इंडिया कांग्रेस या नेशनल कांग्रेस, जो अभी किसके हाथ में है? राहुल गांधी के हाथ में है। इससे थोड़ा सा इधर यहां रख लेते हैं लगभग कुछ पार्टियों को, जिनमें एक है आम आदमी पार्टी। और किसे रख लें आप? बीएसपी को भी ये रखना चाह रहे हैं, एसपी को भी ये रखना चाह रहे हैं। मेरे ख्याल से एसपी थोड़ी कम लेफ्ट होगी बीएसपी की तुलना में, पर ठीक है, मोटा मोटा मान लेते हैं। आप आरजेडी को भी यहाँ रखना चाह रहे हैं, आप डीएमके को भी यहाँ रखना चाह रहे हैं, तो ठीक है, रख लीजिए। डीएमके का ओरिएंटेशन लेफ्ट का ही है। एआईएडीएमके डीएमके की तुलना में कम लेफ्ट है, किंतु उसका भी ओरिएंटेशन लेफ्ट की तरफ ही ज़्यादा रहता है। तो आप मान सकते हैं कि कांग्रेस और इसके बीच में कहीं एआईएडीएमके शायद आ जाएगी। बीजू जनता दल ने बहुत स्पष्ट विचारधारा अपनी बताई नहीं, लेकिन वो भी ओरिएंटेशन थोड़ी सी लेफ्ट की उसकी लगती है। तो आप मोटे तौर पर मान सकते हैं कि कांग्रेस के आसपास कहीं बीजू जनता दल भी आ जाएगा। ये एक इसमें किसी पार्टी के लोग नाराज ना हो जाए भाई सुन के, है ना, ये मोटा मोटा क्लासिफिकेशन है। आपसे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत महान काम कर रहे हैं, किसी से कोई आपत्ति नहीं है। केवल ये समझने की कोशिश है कि हम किस पार्टी को किस रूप में समझ सकते हैं, ठीक है। कई नेता लोग घूर के देखेंगे इस वीडियो को कि ये हमारे बारे में क्या बोल रहा है और आजकल माहौल वैसे ही पता है आपको कैसा रहता है। तो लेकिन जब और लेफ्ट की ओर बढ़ेंगे तो एक पार्टी आ जाएगी जिसका नाम है सीपीआई। एमएन रॉय ने इस पार्टी का गठन किया था 1920s में, और लंबे समय तक ये भारत की इकलौती कम्युनिस्ट पार्टी रही। लेकिन आगे चलकर जब 1960s में भारत चीन का युद्ध हुआ, देखिए जब ये पार्टी बनी तो लेनिन की मेंटरशिप के अंदर एमएन रॉय ने पार्टी बनाई थी। मानवेंद्र नाथ रॉय इनका नाम था, और ये लेनिन के सलाहकार भी थे, लेनिन से सीख भी रहे थे। और कम्युनिस्ट पार्टी की भारतीय शाखा के रूप में इसका गठन यहाँ पर हुआ। तो ये पार्टी भारत में काम कर रही थी। निर्देश कहाँ से मिलता था? निर्देश मिलता था सोवियत संघ से, रूस से। कई बार बड़े अजीब निर्देश मिल जाते थे, पर वो पार्टी करे क्या बेचारी हो। तो वहाँ से जब एंटीना एक खास बिंदु पर सेट है तो विचार तो वहीं से आएंगे। असहयोग आंदोलन, ये बल्कि जो भारत छोड़ो आंदोलन है, उस समय इनकी दुविधा बड़ी बढ़ गई 1942 में। अब देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड, अमेरिका, सोवियत संघ एक बिंदु पर एक साथ खड़े हो गए। और किसके खिलाफ खड़े हुए? इटली, जर्मनी, जापान के खिलाफ खड़े हो गए, हिटलर के खिलाफ खड़े हो गए। ब्रिटेन भारत पर चढ़ा हुआ था। तो भारत के नेताओं को दुविधा ये कि इस समय अगर ब्रिटेन को हराने के लिए ताकत लगा दी तो ब्रिटेन तो हार जाएगा, पर हिटलर जिंदा हो जाएगा, और हिटलर का जिंदा होना भी खतरनाक हो सकता है। तो कन्फ्यूजन था कई लोगों को, पर अंत में तय हुआ। महात्मा गांधी ने भी कहा कि ये सही मौका है, हमें अंग्रेजों के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन करना चाहिए। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। अब कम्युनिस्ट पार्टी परेशान, क्योंकि सोवियत संघ से निर्देश मिलते थे, और सोवियत संघ, अमेरिका और इंग्लैंड उस समय एक साथ हैं। तो वहां से निर्देश आया कि ना, इस समय फांसीवाद के विरुद्ध इंग्लैंड का साथ देना जरूरी है। तो उस पार्टी ने 1942 के आंदोलन को ठीक से सपोर्ट नहीं किया, पीछे हट गई, और वहीं से उसकी छवि भारत के लोगों में काफी कमजोर भी हो गई। और इसलिए 1947 के आसपास आपको कम्युनिस्ट पार्टी का बहुत ताकत नजर नहीं आती, जबकि उसके पहले ताकत दिखनी शुरू हो गई थी। 1949 में चीन में क्रांति हो गई। अब दो चाचा हो गए, एक चाचा सोवियत संघ, तब बोल लीजिए सोवियत संघ, और चाचा हो गया चीन।
अच्छा, चीन वाले थोड़े नए नए थे तो एग्रेसिव ज़्यादा रहते थे। चीन वाले बोलते थे कि सोवियत संघ वाले ठीक कम्युनिस्ट नहीं है, असली कम्युनिस्ट हम हैं, ये ठंडे कम्युनिस्ट हैं, हम गर्म कम्युनिस्ट हैं। तो कम्युनिज्म में जो गर्मी ना हो तो फिर कम्युनिज्म काहेगा। तो भारत के जो कम्युनिस्ट थे उनको भी लगा कि ये वाला ज़्यादा ठीक लग रहा है, तो कई लोग चीन से सपोर्ट लेने लगे, मतलब वैचारिक समर्थन भी, शायद बाकी भी कुछ सोवियत संघ के पक्ष में थे। पार्टी एक ही थी, सीपीआई, और 1960, 62, 64 तक चलता रहा। 62 में चीन और भारत का युद्ध हो गया। मजे की बात, भारत का पीएम को नेहरू जी, वो भी कम्युनिस्ट, कम से कम सोशलिस्ट तो सही और कम्युनिज्म से प्रभावित भी थे, मार्क्सवाद से। तो एक कम्युनिस्ट प्रधानमंत्री दूसरे कम्युनिस्ट देश से युद्ध कर रहा है, और कम्युनिस्ट पार्टी को तीसरे कम्युनिस्ट देश से सलाह मिल रही है, सोवियत संघ से, क्योंकि सोवियत संघ और चीन में ठीक ठाक दुश्मनी हो चुकी थी। और भारत के कम्युनिस्ट परेशान थे कि हम सोवियत संघ वाले के साथ चलें कि चीन वाले के साथ चलें। और अंत में 1964 में उस युद्ध के लगभग ठीक उस समय कम्युनिस्ट पार्टी के दो टुकड़े हो गए, और एक बनी सीपीएम, कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट, जो चीन के तौर तरीकों के ज़्यादा पक्ष में रहती थी। और सीपीआई उसके बाद नाम के रह गई, उसका बहुत महत्व रहा नहीं। तो इतनी बात समझ के अब क्या समझ पड़े, सीपीएम इधर आएगी कि इधर आएगी? इधर आएगी, है ना। तो सीपीएम ज़्यादा लेफ्ट है, और ये सीपीएम 1964 में बनी है, सोच के देखिए। और उसके कुछ ही साल के बाद 1967 में बंगाल में पहली बार सत्ता में इसकी भागीदारी हुई। सरकार इसकी नहीं थी, लेकिन जो गठबंधन था उसमें शामिल थी। अब जब ये सत्ता में आ गई तो इसी पार्टी के कुछ लोगों को लगा ना, ये पार्टी ठंडी हो गई है, इसमें वो गर्मी नहीं बची, और हमें चाहिए गर्मी वाला आंदोलन। जिन लोगों ने ये बात कही उनमें एक थे चारू मजूमदार और एक थे कानू सान्याल। उन्होंने कहा ये सरकार वरकार नहीं खेलेंगे हम, ये इलेक्शन बेकार की बात है, हम तो सीधे हिसाब करेंगे बराबर। जो क्रांति है, मार्क्सवाद की धारणा क्रांति, हिंसक क्रांति, हम तो वो करेंगे जैसे चीन में हुआ था, जैसे रूस में हुआ था। हम इलेक्शन के थ्रू नहीं जाएंगे। वीडियो स्टॉप कर दी क्योंकि वीडियो जो है वो काफ़ी लंबी हो गई थी, और आज थोड़ा सा ज़्यादा ही लंबी हो गई क्योंकि वीडियो इतनी इंटरेस्टिंग थी कि पॉइंट जब तक क्लियर नहीं हो रहे थे तो ना स्टॉप करने को मन नहीं कर रहा। लेकिन इसकी हमें वो थोड़ा सा टेंशन हो जाती है लंबी ज़्यादा वीडियो की। तो बाकी बात ये है कि जिस तरह सर समझा रहे हैं कि राइट विंग और लेफ्ट का, तो जिस तरह आज वो देखा कि नेशनलिज्म और दूसरा एक जातिवाद, मुख्तलिफ वो जो कैटेगरी थी, तो उसमें लेफ्ट राइट पे थे नेशनलिज्म वाले और रिलीजन वाले, लैंग्वेज वाले, और थोड़े से जो जातिवाद को रखते हैं लेफ्ट में, वो राइट में थे। हाँ। और बाकी जो है वो गरीब थे, और जो दूसरे मिनोरिटी, और जो हकूक के लिए लड़ते इस टाइप के। तो इसमें जो है ना वो अवैसी का नाम जो है वो टॉप पर आ रहा था कि वो जो राइट वाले हैं, क्योंकि वो ज्यादा थोड़ा सा मजहबी लिहाज से जब देखते हैं तो वो कट्टरवाद आते हैं। हाँ। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो वो एक राइट में भी आते हैं, और मिनोरिटी की बात करें तो फिर वो लेफ्ट में भी आ जाते हैं। वो दोनों साइड पे आ सकते हैं, ऐसे ही है ना। बिल्कुल है भाई। तो बाकी जो है जिस तरह ये कानून बनते रहते हैं और जो है वो चेंजिंग आती रहती है। पहले जो कानून था कि वो जिस तरह ट्रायंगल बना हुआ था, हाँ। अमीर गरीब को किस तरह वो सिर्फ दो ही तबके, एक हाँ। टॉप का और एक लो का। हाँ। फिर जैसे वक्त की जरूरत बढ़ी तो ये देख लो आगे आगे वो ना जो चेंजिंग आती जाती है। और फिर सर ने जो बताया कि वो इस तरह लाइन में बना दी कि ये इसकी जो मिडिल क्लास को फिर मेंशन किया गया। हाँ, तो लेकिन अभी जो है ना सूरत ये कि अभी एक बंदा उसकी 10,000 है, अगले के पास 20,000 है, तो इस तरह क्लास जो है वो बनाना वैसे भी मुश्किल है। हाँ, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अमीर गरीब का भी उन्होंने अच्छे से समझाया कि एक अमीर है वो जिसके पास फॉर्च्यूनर है, दूसरा है उसके पास पता नहीं कितनी गाड़ियाँ हैं, वो उसके पास है, कहीं के पास तो भाई जहाज में वैसे अपने जेट होते हैं। सही बात है। तो मतलब किस तरह हर बंदे को भाई आप एक कैटेगरी में शामिल नहीं कर सकते उसको। अमीर गरीब के कैटेगरी में वो इस तरह मैं कहता हो ही नहीं सकता।
ये तो देख लें कि जमीन से लेकर आसमान तक है वो ये तो समझने इतनी है। समझाने के लिए ना एक मोटा मोटा आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि जैसे एक से लेकर ना वो बिलियन तक ना गिनती काउंटिंग करनी है। काउंटिंग करनी है। किसी के पास 1 रुपया तो वो इतना गरीब है। यार जिस तरह ग्राफ के अंदर आसानी हो जाती है ना समझने में, ग्राफ के अंदर रख कर आप उसको देख सकते हो। हाँ, वो है ना ये कि एरिया जो बिल्कुल ग्राफ ऊपर है, जो बेहतरीन। गरीब है वो नीचे है। ऐसी ऐसा बात। ऐसा हाँ, लेकिन ये भी इतने ज्यादा तबके बांटना, उनको मैनेज करना फिर ना गवर्नमेंट के लिए भी टेंशन बन जाती, क्योंकि उन्होंने एक रखा हुआ लेवल कि इस गरीबी के संख्या के नीचे जो आएगा उसको कोई राशन मिलता है। इंडिया में खास करके ये चलता है। हाँ बिल्कुल। पाकिस्तान में वो चीज नहीं है कि वो ना तो वो गरीबों को राशन देते हैं, हम्म। वो तो अमीर गरीब को एक ही छुरी से काटते हैं भाई साहब। ऐसी बात है, ऐसी बात। अमीर है तो उसको भी वो 5000 का आटा मिलेगा, गरीब है तो उसको भी। जी बिल्कुल। ये सब्सिडी वाला रूल निकालते हैं, लेकिन वो सब्सिडी मिलती नहीं है। वो एक ट्रक आता है सब्सिडी मिलती वाला। है भाई साहब, भाई साहब वो एक ट्रक आता अमीरों को है, मिलती है, गरीबों को कौन सी मिलती है? हाँ ये है ना। मिलती तो वो तो है। सिफारिश होती है कि बंदा करप्शन की बात नहीं कर रहे, वो है तो सी सब्सिडी उनके लिए। सही बात। लेकिन बात अब यहाँ पे भाई साहब जो मेन टॉपिक है ना राइट और लेफ्ट वाला, कि हर जो है वो पार्टी जो है वो अपने अपने ये जो मेथड स्केल वाला है हाँ। ये ज्यादा बेहतर है। क्योंकि इससे समझने में ना आसानी होती है। ये वो ग्राफ वाला ही सिस्टम है, बिल्कुल ऐसे थोड़ा ही। थोड़ा थोड़ा थोड़ा। तो यहाँ पर जो लेफ्ट साइड में आ रही है ना, ये दूसरी क्या नाम था, कांग्रेस की आ रही थी वो हाँ, लेफ्ट साइड में, left। वो मतलब बीच बीच में नजदीक ही है। मतलब इतना वो विरोधी पार्टी नहीं है। हालांकि बीजेपी को अगर वो कोई टक्कर दे सकती है हाँ, तो तो वो तो बिल्कुल। दो पार्टी हैं, आम जनता पार्टी आम आदमी पार्टी और एक कांग्रेस। जी। तो ये दो पार्टियां अगर ये आपस में मिल जाए तो फिर काफी टक्कर दे सकती हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। पर अब जो बड़ी बड़ी पार्टियां ताकतवर है वो ज्यादातर तो राइट पर है, ठीक है ना, ऐसी है ना, ऐसी बात है। राइट पर है। और राइट पे वो हैं जो भाई साहब थोड़ा सा जो कट्टरवाद पे आ जाते हैं। तो वो बड़ी भी कट्टरवाद की वजह से अपने रिलीजियस को लेकर आगे चल रही है। हालांकि जो दूसरे नंबर बड़ी पार्टी तो वो कांग्रेस है ना, जो ज्यादातर मेजोरिटी में जिसके जो सीटें आती है नहीं, लेकिन ये है ना कि वो मिनोरिटी की भी तो बात करती है ना। हाँ। भारत जोड़ो यात्रा जो चला रखी है उन्होंने, हर एक को साथ लेकर चलने वाला। लेकिन छोटे से बीजेपी छोटे भी साथ सबके सबके भी साथ लेकर चल रही है ना। जब इलेक्शन का दौर आता है उसमें भाई साहब ये बोलते हैं मतलब रिलीजियस को प्रमोट करते हैं। नहीं, कांग्रेस का ये शुरू से ही रहा है। नहीं, वो सेकुलर पार्टी है। हाँ। वो शुरू शुरू से। से ना वो आपस में पहले लड़ती दिन नहीं, से। बांटती नहीं। हाँ। अब तो ये भी नहीं लड़ा रही भाई साहब। लड़ाते नहीं है, लेकिन एक ये भी तो देखें ना कि सबको साथ इन्होंने लेकर कंट्री को कैसे आगे ग्रो भाई करना है। साहब एक बात और भी सुन लेना कि बीजेपी में किसी भी मुसलमान को टिकट नहीं दी। तो फिर इससे क्या साबित होता है? हाँ, किसी इससे मुसलमान क्या को साबित टिकट होता नहीं है? दी। ये तो हिटलर वाली बात हो गई फिर कि इतनी आगे जाके। अब वो बोल रहे थे अब अगर उनका कोई सवाल करता है ना थे कि आपने किसी मुस्लिम को नहीं कहता तो कोई कागज बीजेपी को लाओ। तो ज्यादा क्लोज होना चाहिए थे। तो मतलब कि इतने तो जो है कांग्रेस में, तो ये उन्होंने ऐसे ही रखे हुए हैं, वो काबिल ही नहीं है। तो फिर बीजेपी को जो है इधर राइट पर ज्यादा होना चाहिए ना, क्लोज। तो ये हाँ, इस हिसाब से देखा जाए तो हिटलर वाली कैटेगरी देखी जाए तो वो बीजेपी हिटलर वाली कैटेगरी में आ गए। यूसुफ ने ये घोषित कर दिया। नहीं भाई, नहीं, हक तो बनता है ना। अब ये कह देना कि इतना कोई का पूरे हिंदुस्तान में कोई ऐसा मुसलमान है नहीं जो उनकी पार्टी में लेकिन एमएलए एक और एमपी बात बनने है। के काबिल ही नहीं है। कितने मुसलमान वोट उसको देते हैं। और वोट देने का यार क्या मतलब ये है? बात है ना, वोट तो भाई वो कैटेगरी में तो हर कोई अपना फायदा देखता है भाई साहब। हर ये बंदा बात अपना मेरा फायदा कहने का देखता मतलब तो यही है ना कि मुसलमान है ना उतने कितनी ज्यादा तादाद के अंदर है। वो भी बहुत वोट देते ज्यादा। हैं, लेकिन उनको चाहिए भी वो सपोर्ट तो उन्हीं उस पार्टी को ही कर रहे हैं ना जो पार्टी उन मुसलमानों को टिकट नहीं दे रही। भाई साहब अभी देख रहे हैं हिंदुस्तान में जो है मेजोरिटी किसकी है? तो हिंदुओं की है ना। तो जिस तरह अभी जो है दूसरे नंबर पर मुसलमानों की भी तो आ रही है। हाँ, दूसरे नंबर पर मुसलमानों की। तो जो भी पार्टी जीतती है उसमें भाई साहब जो परसेंटेज है मुसलमान की जिस तरफ वोट का झुकाव होता है वो पार्टी जीतती है। बिल्कुल, ये भी बात क्योंकि सच उनकी है। तादाद बहुत ज्यादा है। यूपी में देख ले काफी बहुत ज्यादा मुस्लिम है यूपी में, तो वहां पर कौन जीतता है भाई? बीजेपी।
सही। तो ये मुस्लिम भाई प्रमोट करते हैं। वो जब एक बंदा पढ़ा लिखा है ना, जानता है कि भाई साहब कौन कंट्री के लिए अच्छा काम कर रहा जी। है, अगर उनकी सिक्योरिटी की और उनकी जरूरतें पूरी कर रही है गवर्नमेंट, बिल्कुल जी, तो वो बजाय किसी अपने मुस्लिम को लाने के बजाय वो उसके साथ अच्छा है कि किसी ईमानदार बंदे को अपने सर पे बिठाए। ऐसी बात। इसलिए वो उनको प्रमोट करते हैं। अब देखते रहे कि ये जी वैसी जो मुस्लिम है तो ये हमारा हीरो हाँ, है। बजाय वो मुसलमानों को फायदा देने के अपनी राजनीति को चमकाते हुए उतना ही ज्यादा मुसलमानों का नुकसान कर दे, सही सिर्फ बात। अपनी राजनीति को चमकाते तो हुए। ये होता है। क्या बाकी पाकिस्तान को मद्देनजर रखते हुए किस तरह इनकी तो बात ही छोड़ो भाई साहब, ये तो लेफ्ट पल में ही बदल जाते हैं, बयान करते हैं, ये तो उसी भाई समय ही बदल तो जाते सेंटर हैं। यहाँ में पे- रख ले भाई साहब। नहीं, यहाँ पे सेंटर जो है ना, ये तो एक सूरज है हमारे यहाँ। तो एक सूरज है, वो है जी हमारी आर्मी। जी बिल्कुल। बाकी जो पार्टियां उसके इर्द गिर्द घूम रहे इर्द गिर्द हैं। घूम रही है। नहीं, इसको सूरजमुखी का फूल बोल दो ना, जिस तरह वो सूरज के गिर्द ही- हाँ, दक्षिण में क्या सूरज बात आता है। है, इधर ऐसी- उसको ऐसी घूमता बात। रहता तो है। जिस तरफ उसका रुझान हो जाता है, जिस तरफ रोशनी देनी है, वो पार्टी जी बन जाती है, जीत जाती है, पावरफुल जी। बन जाती है। जिसको चाहे वो लेफ्ट बना देते, जिसको चाहे राइट बना देते। बिल्कुल। वो खुद से- कोई यहाँ पे नियम लेफ्ट- नहीं है, यहाँ पे कोई लेफ्ट नियम राइट नहीं। वाला है ही नहीं सीमा। जी। इमरान खान की आ जाए हुकूमत तो वो जी अपनी मनमानी करना शुरू कर देते, तो दूसरे लेफ्ट पर हो वो जाते। तो हिटलर को भी कहीं पीछे छोड़ देना। अच्छा, उसकी पूरा जो सोच माइनॉरिटी को है, किधर रखेंगे आप पाकिस्तान के अंदर जो है? रखेंगे ही नहीं। हम तो रख हमारे नहीं तो रहे। हमारे तो भाई लीडर जान देता है कि हम इस मुल्क में कोई गरीब रहने ही नहीं देंगे, हमको निकालेंगे यहाँ आधे तो पानी में बह गए। हाँ, आधे बाकी कुछ जो है दलदले में दब के मर गए थे। कुछ गरीबों को इंडिया जाने दे रहे हैं। हाँ। कुछ जो है वो माइनॉरिटी, वो बेचारे जा रहे इंडिया। वो तो कह ये रहे हैं बात कि है। यहाँ पर भाई साहब लेफ्ट वालों का कोई हक ही नहीं है, सही बात। वो इस मुल्क में रहेंगे नहीं, राइट वाले रहेंगे सिर्फ। तो बताइएगा भाई साहब अपनी राय। अगला जो है वो उस पे भी हो जाएगा, मतलब अगले पार्ट पे। तो ये इंटरेस्टिंग वीडियो है, सीखने को काफी चीजें मिल रही हैं। और इसका जो पहला पार्ट किया है वो ऑलरेडी बता चुका हूं कि वो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक भी मिल जाएगा। और मौसम आज सो भी नहीं रहा है भाई, आज भी जाग रहा देखो, था। जाग रहा है। और वो भी भाई साहब जो मैंने बोला था कि जो है वैसी, एक तो वो बिल्कुल भाई कट्टरवाद तो है, और वो लेफ्ट में भी आता है और राइट में भी, क्योंकि मिनोरिटी में भी जिस जब कैटेगरी आए। से- और जब वो अपने मिनोरिटी के हकूक के लिए बात करेगा तो उस वक्त फिर भाई वो राइट में आ जाए। लेफ्ट में आ जाएगा। और जब हाँ, वो मिनोरिटी में, जब वो बिल्कुल, बताओ, रिलीजन पे लेफ्ट बात में आ करेगा कि इस्लाम ही अच्छा है सबसे, तो वो सारे धर्म ही भाई बोलते हैं। अभी देख रहे हैं कई भाई वो अक्सर जो है हर धर्म अपना धर्म को बेहतरी बोलता है। अब कोई हिंदू है तो वो बोलेगा भाई सनातन सबसे अच्छा है, ऐसी बात। मुस्लिम है तो उसने बोलना है मुसलमान मुस्लिम सबसे सबसे अच्छे हैं, अच्छे, कोई ईसाई है तो उसने बोलना है सबसे अच्छे। तो कोई सबसे अच्छा कोई मानता है तो भी तो उसको फॉलो कर रहा होता है। सही बात। सही बात नहीं तो अच्छे वो तो बीच में वो है टकरा भाई है। साहब जो इंसानियत का अच्छा सोचते हैं, चाहे वो नहीं, किसी वो तो भाई किसी धर्म में साहब हो। वो तो भाई सारे ही सोचते हैं, ऐसी बात नहीं है। कुछ इंसानियत जो के खिलाफ लोग भी तो घटिया चलते होते हैं हैं ना। वही इंसानियत के खिलाफ सोचते हैं, धर्म को वो नहीं, धर्म वाले नहीं। अब देख ले कई मुसलमान हैं जो इंसानियत की को दुश्मन वो मारते हैं, कई है जो बचा रहे होते हैं। तो ये भाई साहब अच्छे बुरे लोग हर धर्म हर ये के धर्म को प्रति गलत नहीं कह सकते, ये लोगों को गलत बोल सकते। मानने वालों को भाई, लेकिन उनके मानने वालों की वजह से तो धर्म भी तो बदनाम होता भाई साहब अगर देखना है तो वो भाई साहब जो धर्म की बुक होती है उसको ही देखना चाहिए। धर्म की क्या बिल्कुल, गलती बेशक, है? बेशक। और मानने वाले का तो अपना ज़हन भाई, अब अपना एक मर्सिडी है, रवैया। उसको चलाने वाले गलत हो, वो ठोक दे गई, मर्सिडी की गलती थोड़ी है, कार की गलती थोड़ी है, तो उसका मतलब ड्राइवर की गलती है भाई साहब, कंपनी की गलती नहीं है। ड्राइवर तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।